नमस्कार, मैं मंजुल त्रिवेदी आज पुनः आप सभी के मध्य उपस्थित हूँ। जीवन पर्यंत अधिगम के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों और चिंताओं पर अपने विचार साझा करने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परंपरागत अधिगम प्रक्रिया की विस्तार के फलस्वरूप अनेक नवीन प्रत्ययों का, अनेक नवीन अवधारणाओं का विकास हुआ। उसी में से एक जीवन पर्यंत अधिगम आधुनिक एक प्रासंगिक अवधारणा है, जिसने किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण जो है ये उपादान बनकर उभरा है। हम जीवन पर्यंत अधिगम के अगर ऐतिहासिक विकास को देखें तो हमें याद होगा कि इस जीवन पर्यंत अधिगम, जिसे हम एल कहते हैं, इसका उद्भव 20वीं सदी के प्रारंभ में हुआ था। तब प्रौढ़ शिक्षा को एक स्थायी राष्ट्रीय आवश्यकता, नागरिकता का एक अविभाज्य पहलू जो सार्वभौमिक और जीवन पर्यंत दोनों होना चाहिए, इसके रूप में मान्यता दी गई थी। 1920 से 1960 के दशक तक प्रौढ़ शिक्षा स्कूल और विश्वविद्यालय के बाहर सीखने से संबंधित केंद्रीय अवधारणा के रूप में व्याप्त था। 1970 के दशक में प्रौढ़ शिक्षा को निरंतर शिक्षा और जीवन पर्यंत अधिगम जैसे शब्दों से विलग किया गया था। हालांकि जो डेलर्स रिपोर्ट आई थी 1996 में, उसके जारी होने के बाद जो 90 के दशक था, उसमें जीवन पर्यंत अधिगम ने नीतिगत बहस में एक केंद्रीय भूमिका ग्रहण करना शुरू कर दिया। इस समय के वाद विवाद में शिक्षा के बजाय अधिगम के आधार पर और विभिन्न अधिगम के वातावरण के एकीकरण पर और उनके बीच अलग अलग रास्तों के प्रचार पर नई और विभिन्न अवधारणाओं को पेश करने का आह्वान किया गया। एल की अवधारणा आंशिक रूप से आर्थिक प्रतिस्पर्धा, वैश्वीकरण, बेरोजगारी और मानव पूंजी विकास के लिए उनके प्रभाव के आसपास चिंताओं की एक प्रतिक्रिया थी। जैसा कि आईएलओ ने उल्लेख किया कि शिक्षा, प्रशिक्षण और जीवन पर्यंत अधिगम मौलिक हैं और व्यापक आर्थिक, वित्तीय, सामाजिक और श्रम बाजार नीतियों और कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग इसको होना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऐतिहासिक विकास के अनुक्रम में ही हाल ही में 3 वर्ष पूर्व जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का दस्तावेज आया, उसने भी इस जीवन पर्यंत अधिगम के महत्व को स्वीकारा। जीवन पर्यंत का अधिगम का जो महत्व है वो स्वतः परिलक्षित है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आधुनिक समाज है वो सूचना और ज्ञान आधारित समाज है। तकनीकी ने मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित किया है और यह तकनीकी परिवर्तन न केवल एक व्यापक परिवर्तन के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होता है, बल्कि हम देखते हैं कि यह तकनीकी परिवर्तन अपडेट भी होता रहता है। ऐसे में ये जो जीवन पर्यंत की अधिगम की अवधारणा है, यह और सार्थक हो जाती है, क्योंकि इसके माध्यम से जो विभिन्न कार्मिक हों या विभिन्न सेवाओं में संलग्न लोग हों, वे सभी अपने ज्ञान को अद्यतन बना करके अधिक उत्पादकता प्रदर्शित करते हैं। तो आज हम इसी जीवन पर्यंत अधिगम के जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनके संदर्भ में, उनके सरोकारों के संदर्भ में बात करेंगे। जैसे जीवन पर्यंत अधिगम के संदर्भ में हम बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है गरीबी। हम देखें तो वास्तविक जो वैश्विक आर्थिक और शैक्षिक वातावरण में जीवन पर्यंत अधिगम की प्रक्रिया के लिए कुछ मुख्य चुनौतियां हैं। जैसे अनौपचारिक अधिगम के अवसरों को प्रेरित करना, स्वप्रेरित अधिगम, उसकी सार्थकता, स्ववित्त पोषित अधिगम की स्वीकृति और अधिगम की प्रक्रिया में सार्वभौमिक भागीदारी की उत्तेजना। जीवन पर्यंत अधिगम के लिए बुनियादी जो प्रासंगिक मुद्दे और चिंताएं हैं,
उनका विश्लेषण करके हम जीवन पर्यंत अधिगम की इन चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जैसे जीवन पर्यंत अधिगम के सामने जो प्राथमिक मुद्दे हैं और चिंताएं हैं, उन्हें समझना। हम जानते हैं कि जो विकासात्मक परिवर्तनों की गति और ज्ञान के विस्फोट ने लोगों को अपने पूरे जीवन में कई अंतरालों पर नए सिरे से सीखना, ताजा करना, उसको अपडेट करना, इसके लिए प्रेरित किया है, या एक तरह से कहें तो विवश किया है। इसने जीवन पर्यंत अधिगम की भूमिका को व्यापक बना दिया है, क्योंकि अकेले औपचारिक शिक्षा के संस्थान किसी व्यक्ति को जीवन भर सेवा करने के लिए ज्ञान और कौशल का एक पैकेज प्रदान करने के लिए अपर्याप्त है। क्योंकि जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि ज्ञान और जो हमारा सूचना आधारित समाज है वो परिवर्तनशील है। एक वर्ष के भीतर या कहें कि कुछ समय के भीतर परिवर्तन बहुत तेजी से अद्यतन होता है। तो विद्यालय में, विश्वविद्यालय में और शैक्षिक संस्थाओं में जो हम चीजें सीख कर निकलते हैं, वो ज्ञान जो है अद्यतन होने की अपेक्षा रखता है। क्योंकि हम देखते हैं कि शैक्षिक संस्थानों में पढ़ाई जाने वाली जो विषय वस्तु है वो तात्कालिक परिस्थितियों और समाज के अनुरूप होती है, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद उस ज्ञान में, उस ज्ञान को, उस स्किल को, खासकर हम बात करें विभिन्न प्रकार के ऐसे कौशल हैं, जैसे आज हम देखते हैं कि कंप्यूटर जो है वो व्यवस्थाओं का एक अपरिहार्य अंग बन गया है। अगर आज से 20 वर्ष पूर्व हम कंप्यूटर की अवधारणा और उसकी कार्यप्रणाली को समझें तो वो बिल्कुल विलग थी, और आज कंप्यूटर का जो प्रयोग है, उसके प्रयोग के जो नए नए क्षितिज उत्पन्न हुए हैं वो अलग हैं। तो 20 वर्ष पूर्व यदि किसी ने कंप्यूटर की बुनियादी अवधारणाओं और उसकी कार्यप्रणाली को समझा होगा, तो आज आवश्यकता होगी वह अपने ज्ञान को अपडेट करे और जो नवीन क्षितिज उत्पन्न हुए हैं उनके प्रयोग के संदर्भ में अपना ज्ञान वर्धन करे, उनका कौशल अर्जित करे। तो हम देखते हैं कि इस तरह से जो औपचारिक शिक्षा संस्थान हैं उनकी अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि वो एक निर्धारित अवधि तक ही शिक्षण कार्य कर सकते हैं और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संचालित कर सकते हैं। लेकिन आज आवश्यकता है कि हम बुनियादी शिक्षा के साथ साथ जीवन पर्यंत अधिगम की जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर हम कार्य करें। हम देखते हैं कि जो अधिक उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं वो कंप्यूटिंग, दूरसंचार, वित्तीय प्रणाली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे जो अत्यधिक उत्पादक और ज्ञान आधारित उद्योग हैं उनको बनाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे उद्योग उच्च शिक्षा, उच्च जो शिक्षित और योग्य जो कुशल कार्यबल है उस पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार आर्थिक रूप से कम जो उन्नत देश हैं वो उस पर लाभ प्राप्त करते हैं। व्यक्तियों पर प्रतिस्पर्धी बने रहने के निरंतर दबाव को देखते हुए कार्यबल की सतत शिक्षा और प्रशिक्षण अब कई सरकारों के लिए उच्च प्राथमिकता है। आज विभिन्न देश इस बात पर अधिक जोर देते हैं कि हमारा जो कार्यबल है, उनका जो हुनर है, उनकी जो स्किल है, उसको हम अपडेट करते रहें, क्योंकि यदि हम अपडेट करते रहेंगे तो उत्पादकता जो है वो बढ़ेगी। क्योंकि जो ज्ञान अद्यतन होता है वह अद्यतन ज्ञान जो है वो त्वरित उत्पादन और प्रभावी उत्पादन में सहायता करता है। तो गरीबी जो कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जीवन पर्यंत अधिगम के संदर्भ में, उसके संदर्भ में हम अगर बात करें तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें जो गरीबी की अवधारणा है उसका जो वर्गीकरण है और जो संपूर्ण गरीबों के लिए जीवन पर्यंत अधिगम के निहितार्थ हैं उनको समझना होगा। तो अगर हम सबसे पहले बात करें गरीबी के अर्थ की, तो गरीबी जो है, अगर हम उसके अनेक परिभाषाएं अनेक संस्थाओं और अनेक जो है व्यक्तियों के द्वारा दी गई हैं, लेकिन गरीबी को एक ऐसी परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें कोई व्यक्ति अथवा परिवार वित्तीय साधनों की अनुपलब्धता के कारण
अपने जीवन निर्वाह के लिए जो बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, उनको पूरा करने में असमर्थ होता है। सामान्य रूप से जब हम गरीब शब्द अथवा गरीबी शब्द का को सुनते हैं, तो हमें व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगता है। लेकिन गरीबी केवल व्यक्ति की आर्थिक स्थिति नहीं है। गरीबी का आशय व्यक्ति के जीवन स्तर, उसके रहन सहन स्तर, उसके शिक्षा और स्वास्थ्य, सभी मुद्दों से यह शब्द जो है सरोकार रखता है। विश्व बैंक के अनुसार हम अगर बात करें, तो गरीबी भूख है, गरीबी आश्रय स्थल का अभाव है, गरीबी बीमार होना और बीमारी की स्थिति में डॉक्टर को दिखाने में सक्षम न होना है। गरीबी का मतलब शिक्षा तक व्यक्ति की पहुंच नहीं होना और पढ़ना नहीं जानना है। गरीबी का मतलब नौकरी ना होना, भविष्य के लिए एक भय और एक समय में एक दिन जीना। गरीबी के कई चेहरे हैं जो जगह जगह और समय समय पर बदलते रहते हैं और इसका कई तरह से वर्णन किया गया है। अक्सर गरीबी एक ऐसी स्थिति होती है जिससे लोग बचना चाहते हैं, इसलिए गरीबी एक कार्रवाई का आह्वान है। गरीब और अमीर को समान रूप से दुनिया को बदलने के लिए एक आह्वान, ताकि और अधिक लोगों को खाने के लिए, पर्याप्त आश्रय के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य तक उनकी पहुंच के लिए और हिंसा से सुरक्षा और उनके समुदायों में जो चीजें होती हैं उसके बारे में एक आवाज है। ये विश्व बैंक का एक संदर्भ है। अगर हम गरीबी के और मूल में जाएं, तो जो गरीबी है, अगर हम विभिन्न परिभाषाओं पर अगर दृष्टि डालें, तो जो द न्यू वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडिया ने 2008 में इसको परिभाषित किया और कहा कि गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति या समुदाय कम से कम कल्याण और जीवन के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उनसे वंचित है या अभाव में है। चूंकि गरीबी को कई अर्थों में समझा जाता है। ये आवश्यक भौतिक संसाधन हो सकते हैं, जैसे भोजन, सुरक्षित पेयजल और आश्रय स्थल, यानी उनके लिए आवास की सुविधा, या वे सामाजिक संसाधन हो सकते हैं जैसे कि सूचना तक पहुंच, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक शक्ति या समाज में अन्य लोगों के साथ सार्थक संबंध विकसित करने का अवसर। तो अगर हम गरीबी के वर्गीकरण की बात करें, तो गरीबी को कई तरह से वर्गीकृत किया जाता है। जैसे हम शब्द हमें सुनाई पड़ते होंगे, स्थित जन्य गरीबी, पीढ़ीगत गरीबी, पूर्ण गरीबी, सापेक्ष गरीबी, शहरी गरीबी और ग्रामीण गरीबी आदि अनेक वर्गीकरण गरीबी के संदर्भ में हमको दिखाई पड़ते हैं। गरीबी किसी भी रूप में मौजूद हो या इसे किसी भी तरह से परिभाषित या वर्गीकृत किया गया हो, गरीबों का जो गरीबी का गरीबों के जो जीवन पर्यंत अधिगम है उस पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम संपूर्ण गरीबी की बात करें, तो यह एक ऐसी स्थिति है जहां बुनियादी जीवन स्तर, जिसके अंतर्गत भोजन, वस्त्र, आश्रय स्थल या आवास होता है, उसको बनाए रखने के लिए घरेलू आय एक आवश्यक स्तर से नीचे होना है। इसे पहली बार 1990 में डॉलर प्रतिदिन के हिसाब से जो है वो गरीबी रेखा को पेश किया गया था, जिसे दुनिया के सबसे गरीब देशों के मानकों द्वारा पूर्ण गरीबी के रूप में मापा गया था। यह स्थिति विभिन्न देशों के बीच और समय के साथ तुलना करना संभव बनाती है। अक्टूबर 2015 में विश्व बैंक ने इसे जो है 1.90 डॉलर पर रीसेट किया था। अगर हम तुलनात्मक गरीबी की बात करें, तो आमतौर पर सापेक्ष या तुलनात्मक गरीबी को औसत आय के कुछ निश्चित अनुपात से कम आय वाली जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। इसे सामाजिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया है।
जो कि परिवेश में रहने वाली जनसंख्या के आर्थिक मानकों की तुलना में जीवन स्तर है। इसलिए यह बल्कि आय असमानता का एक उपाय है। इसलिए हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि संपूर्ण गरीबी का संपूर्ण गरीबों के जीवन पर्यंत अधिगम पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है। जब तक उनकी स्थिति का निवारण या सुधार नहीं किया जाता है, तब तक संपूर्ण गरीबी से प्रभावी जीवन पर्यंत अधिगम की जो प्रक्रिया है, उसमें वो भाग लेंगे, ऐसी उम्मीद करना मुश्किल है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, तो भारत में जो गरीबी का परिमाण है, जो जीवन पर्यंत अधिगम के लिए निहितार्थ हैं, वो क्या है? तो परंपरागत रूप से हम देखें तो भारत में गरीबी को न्यूनतम सामाजिक रूप से स्वीकार्य स्तर पर जो बुनियादी जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए आवश्यक वस्तुएं और सेवाओं को खरीदने के लिए आवश्यक व्यय के एक सीमा स्तर को परिभाषित करके मापा जाता है। व्यय के इस जो है स्तर को हम गरीबी रेखा कहते हैं और इसके नीचे रहने वाली जनसंख्या के अनुपात को गरीबी अनुपात कहा जाता है। अगर हम विभिन्न अन्य गरीबी रेखा और गरीबी अनुपात के संभावित उपयोग देखें कि गरीबी रेखा का जो उपयोग है, इसका अनुपात का उपयोग है, वो क्या है, तो उसके कुछ प्रमुख संभावित उपयोग हैं। जैसे पहला है गरीबों की पहचान करना। ये जो गरीबी रेखा है, इसके स्तर के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को और ऊपर जीवन यापन करने वाले लोगों को वर्गीकृत करके हम गरीबों की पहचान कर सकते हैं। इसके साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में जो गरीबी विरोधी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उन पर व्यय का आवंटन कर सकते हैं और इसके साथ साथ सभी क्षेत्रों में गरीबी को माप सकते हैं और उसको ट्रैक कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि विभिन्न सरकारें अपने राष्ट्र के निवासियों में गरीबी को दूर करने के लिए अनेक योजनाएं चलाती हैं। तो उन योजनाओं को चलाने, उनकी मॉनिटरिंग करने, उनके परिणामों का आकलन करने के लिए ये जो गरीबी रेखा है, ये एक उपयोग में आती है। क्योंकि गरीबी रेखा से कितने लोग ऊपर आए, कितने लोग जो है कवर हुए इन कार्यक्रमों के अंतर्गत, इसका मापन करने के लिए ये एक निर्धारण रेखा का कार्य करती है। हम अगर देखें तो भारत में गरीबी रेखा से नीचे, जिसको हम बीपीएल कहते हैं, उसके जनगणना की जानकारी के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा गरीबों की पहचान की जाती है, जिनमें से नवीनतम जो सामाजिक आर्थिक जनगणना थी 2011 में, वो है। तो गरीबी विरोधी कार्यक्रमों पर जो व्यय का आवंटन किया जाता है, वो गरीबी अनुपात के अलावा अन्य साधनों का उपयोग करके भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कि जैसे राज्य में आवास के प्रावधान पर व्यय, राज्य में जो बिना मकान वाले परिवारों के अनुपात के अनुसार किया जा सकता है। यदि हमें आवास उपलब्ध कराना है तो हम जो है ऐसे परिवारों के अनुपात के अनुसार कर सकते हैं जिनके पास आवास नहीं है। अगर हम भारत में गरीबी के अनुमान के इतिहास पर एक दृष्टि डालें तो हमें दिखाई पड़ता है कि गरीबी के जो शुरुआती अनुमान हैं, वो स्वतंत्रता पूर्व काल से, वहां से हमें कुछ जो है संकेत प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में हम देखें तो दादा भाई नौरोजी का नाम हम सभी ने सुना होगा। उन्होंने एक अपनी जो पुस्तक थी, उसका नाम था पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें उन्होंने इस जो है गरीबी के शुरुआती अनुमान उन्होंने प्रस्तुत किए थे। उसमें उन्होंने कहा कि 16 रुपए से 35 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जो है ये गरीबी रेखा का निर्धारण हुआ। 1867 और 68 की कीमतों के आधार पर यह अनुमान उनके द्वारा तैयार किया गया था। इसके बाद हम देखें स्वतंत्रता के उपरांत अनेक जो है प्रयास इस दिशा में हुए
जैसे 1962 में योजना आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया था और इसने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग गरीबी रेखाएं तैयार की। क्रमशः 20 रुपए और 25 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। हालांकि जो वीएम दांडेकर थे और एन रथ ने ही 1960 और 61 में जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जिसे एनएसएस के आंकड़े कहते हैं, उसके आधार पर 1971 में भारत में गरीबी का पहला व्यवस्थित आकलन किया था। उन्होंने तर्क दिया कि गरीबी रेखा को उस व्यय से प्राप्त किया जाना चाहिए जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रतिदिन 2250 कैलोरी प्रदान करने के लिए पर्याप्त था। इसने उम्र और लिंग के आधार पर इन मानदंडों में भिन्नता के आधार पर गरीबी का अनुमान करते हुए न्यूनतम कैलोरी खपत मानदंडों पर एक चर्चा उत्पन्न की। 1979 में योजना आयोग द्वारा गठित एक समिति जो अलग समिति थी, जो कि वाई के अलग की अध्यक्षता के रूप में वो बनी थी, वो अलग समिति के रूप में जानी जाने वाली एक टास्क फोर्स थी। इसने जो पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए एक गरीबी रेखा का निर्माण किया था और इसने टास्क फोर्स द्वारा अनुशंसित जो 1973 और 74